हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आरआरबी एनटीपीसी मॉक टेस्ट नंबर साथीगण आज 18 है। और दोस्तों आज के पेपर में आइए दोस्तों चर्चा करते हैं कि आपके एनटीपीसी 2021 में किस प्रकार से साथीगण क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि भगवान शिव को समर्पित कनरिया महादेव मंदिर का निर्माण राजा धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था। तो ये पूछ रहा है कि जो राजा धंगदेव है ना, सो कौन से वंश से संबंधित था। तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर चंदेल वंश से संबंधित आपके राजा धंगदेव और जिन्होंने आपके कनरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन दोस्तों आइए इस क्वेश्चन के अलावा जितने भी आपके राष्ट्रकूट वंश आ जाएगा, चालुक्य वंश आ जाएगा, चंदेल वंश आ जाएगा, कलचुरी वंश आ जाएगा, इनसे जितने भी दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, आइए चर्चा करते हैं। अगर मैं बात करूं साथीगण की राष्ट्रकूट वंश की स्थापना आपके किसके द्वारा किया गया था, तो दंती दुर्ग के द्वारा किया गया था, जो आपके साथीगण एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं दंती दुर्ग ने 735 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की और बादामी के चालुक्य को हराकर अपना शासन स्थापित किया था। ये भी पॉइंट आपको साथीगण याद रखना हमेशा इंपॉर्टेंट बनता है। अगर मैं कहूँ ना कि दंती दुर्ग की राजधानी कहाँ पे है, तो मान्यखेत आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा राष्ट्रकूट वंश हो या कोई भी वंश हो, उनके संस्थापक और उनके राजधानी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राष्ट्रकूट वंश की अगर मैं संस्थापक की बात करूँ तो दंती दुर्ग आ जाएगा। और वहीं अगर मैं बात करूँ कि दंती दुर्ग की अगर मैं राजधानी की बात करूँ दोस्तों, तो आपके मान्यखेत आ जाएगा। ये भी पॉइंट आपको साथीगण याद रखना है। अगर मैं चालुक्य वंश की बात करूँ तो इसका स्थापना पुलकेशिन प्रथम के द्वारा किया गया था। और अगर मैं चालुक्य वंश की अगर राजधानी की बात करूँ साथीगण, तो बादामी आ जाएगा, जिसे वातापी के भी नाम से जाना जाता है। ये भी पॉइंट साथीगण आपको एक्स्ट्रा याद रखना है। अगर दोस्तों मैं चालुक्य वंश की राजधानी की बात करूँ तो ये बादामी आ जाएगा। अगर दोस्तों मैं अगला चोल वंश की बात करूँ, इनके अगर मैं संस्थापक की बात करूँ तो ननुक आ जाएगा। और इनकी अगर मैं राजधानी की बात करूँ तो खजुराहो आ जाएगा। ये दोनों पॉइंट भी आपको साथीगण याद रखना है। अगर दोस्तों मैं कहूँ ना कि कलचुरी वंश के संस्थापक कौन था, तो कोकला प्रथम थे। और इनकी अगर मैं राजधानी की बात करूँ तो त्रिपुरी। ये भी पॉइंट आपको साथीगण याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन के साथ अगर इस तरीके से अगर एक्सप्लेन चाहिए दोस्तों, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करना। और अगर दोस्तों इसी तरीके से आपको कंटेंट चाहिए दोस्तों आपके एग्जाम तक, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर साथीगण आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो साथीगण इसी चैनल के नाम पे जोश एग्जाम मैग्नेट में दोस्तों इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो अगर आपको 2024 के लिए दोस्तों 2025 के लिए 2016 लेकर 2021 तक जितने भी दोस्तों आपके क्वेश्चन टॉपिक वाइज करके दोस्तों मैं अरेंज करके हर एक में जो कि दोस्तों ई बुक बनाया हूं, जिसमें से पंचवर्षीय योजना के जितने भी क्वेश्चन आपके 2016 से 21 तक पूछा गया था, हर एक क्वेश्चन आपकी ई बुक में डाला गया है। इसी तरह से दोस्तों कुल 17 टॉपिक है दोस्तों, और 17 के 17 टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके डाला गया है दोस्तों। मात्र और मात्र 21 रुपया इनका प्राइस रखा हूँ आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मात्र दोस्तों 500 क्वेश्चन इसमें डाला गया, बहुत मेहनत करके डाला गया है। अगर दोस्तों मैं कहूँ ना, जैसे कि पंचवर्षीय योजना आ जाएगा, अनुच्छेद आ जाएगा, विटामिन आ जाएगा, डिजीज आ जाएगा, 1857 की क्रांति, मौर्य काल, नदी बांध एवं झील, खेल कूद एवं ट्रॉफी, पुस्तक, लेखक, त्यौहार एवं उत्सव, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र और जनगणना साथी दोस्तों है ना। तो दोस्तों कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जिससे इनसे क्वेश्चन ना पूछा जाता होगा। तो 7856897115 में दोस्तों आप जरूर जुड़िएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों अगर मैं कहूँ ना कि किस प्रकार से क्वेश्चन डाला गया, तो आप देख सकते हैं दोस्तों पूरे सिस्टम से क्वेश्चन डाला गया। हर एक क्वेश्चन आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन ऐसा वैसा नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको लेना है तो ये व्हाट्सएप नंबर पे आप जरूर जुड़िएगा। अच्छा साथीगण अगला क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा तीव्र और अधिक समावेशी विकास की ओर था। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपकी पंचवर्षीय योजना से पूछा जाता है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का नारा आपके तीव्र और अधिक समावेशी विकास की ओर था, जो आपको साथीगण याद रखना है। अगर दोस्तों मैं कहूँ कि भारत का जो 8वीं पंचवर्षीय योजना आपके 1992 में शुरू हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया गया था, तो 1992 में शुरू किया गया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन
पूछा जाता है। अगर मैं 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो 2002 से लेकर 2007 के बीच में इनका कार्यकाल था दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूं इसका उद्देश्य 8% जीडीपी हासिल करना, गरीबी दर में कमी, लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराना और लिंग भेदभाव में कमी लाना 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो कि मुख्य उद्देश्य था। अगर मैं 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो 1997 से लेकर 2002 के बीच इनका कार्यकाल था। ये भी दोस्तों बेसिकली आपको आपके जितने भी पंचवर्षीय योजना उनका कार्यकाल साथीगण याद रखना है। अगर मैं बात करूं इसके दौरान अटल बिहारी वाजपेयी और जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं इसका मुख्य उद्देश्य की बात करूं तो आर्थिक और सामाजिक क्षमता का उपयोग करना 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और वहीं अगर मैं 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो 2007 से लेकर 2012 के बीच में 11वीं पंचवर्षीय योजना चला और समावेशी विकास पर केंद्रित थी, जिसका उद्देश्य गरीबी कम करना, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करना और बुनियादी ढांचे का भी विकास करना 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं, किसी भारतीय राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्यौहार मनाते हैं जहां स्वस्थ और समृद्धि के लिए साल के लिए पेड़ की पूजा की जाती है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट, और झारखंड में सरहुल फेस्टिवल मनाया जाता है, जो साथीगण आपको याद रखना है। लेकिन दोस्तों जितने भी ऑप्शन में राज्य है ना, उनसे रिलेटेड आइए दोस्तों चर्चा करते हैं। अगर मैं झारखंड से बात करूं तो सरहुल, कर्मा, टूसू और छठ पूजा के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, छठ पूजा तो आपके अधिकतर तो बिहार में मनाया जाता है, लेकिन बिहार और झारखंड पहले सेम था तो वहाँ झारखंड में भी छठ पूजा मनाया जाता है। लेकिन सरहुल, कर्मा और टूसू बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अगर मैं गुजरात से बात करूं दोस्तों तो पतंग महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, और उत्तरायण दोस्तों ये भी उनको बहुत इंपॉर्टेंट है, और रण उत्सव ये भी आपके गुजरात से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ आपको याद रखना कि पैराग्लाइडिंग महोत्सव ये भी आपके गुजरात राज्य में मनाया जाता है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं साथीगण तो गणगौर पुष्कर मेला, मरुस्थल महोत्सव और ऊंट महोत्सव जो कि ग्रीष्म महोत्सव, और वहीं बात करूं तो शीत महोत्सव, ये जितने भी दोस्तों आपके ये राजस्थान से रिलेटेड फेस्टिवल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं मेघालय से अगर बात कहूँ तो मेघालय में नोंगक्रेम नृत्य और आपके वांगला महोत्सव और सातसुक मिनसिंग और बेहंदी खलम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मेघालय से भी दोस्तों क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो नोंगक्रेम आ जाएगा, वांगला आ जाएगा, सातसुक मिनसिंग आ जाएगा और बेहंदी खलम ये आपके मेघालय राज्य से संबंधित आपके फेस्टिवल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन साथीगण की निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में तांबे की खानों के लिए जाना जाता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो जो खेतड़ी है ना, खेतड़ी में ही भारत में तांबे की खानों के लिए जाना जाता है, जो बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर मैं इस क्वेश्चन की आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल 49 में कहा गया कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थानों और वस्तुओं को संरक्षण के बारे में प्रावधान करता है। लेकिन दोस्तों आइए और भी जितने आर्टिकल आपके ऑप्शन में दिया गया उनके बारे में चर्चा करते हैं। अगर मैं आर्टिकल 43 की बात करूं तो श्रमिक के लिए उचित वेतन और सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करता है, आर्टिकल 43 के तहत। अगर मैं आर्टिकल 49 की बात करूं तो कलात्मक एवं ऐतिहासिक महत्व जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया था, जो साथीगण आपको याद रखना है। वहीं अगर आर्टिकल 48 की बात करूं तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो आपके आयरलैंड के संविधान से लाया गया था उसी में आपकी ये शामिल है। और कृषि और पशुपालन से संबंधित आर्टिकल 48 है, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं वहीं आर्टिकल 48 ये की बात करूँ ना तो पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा और तथा वनों और वन्यजीव की सुरक्षा के संबंधित आपके आर्टिकल 48(1) ये है, जो साथीगण बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन साथीगण की निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करूं तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, आपको साथीगण याद रखना है। अगर दोस्तों मैं कहूँ ना कि राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना किया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर से कहूँ ना तो 26 सितंबर 1820 से लेकर 29 जुलाई 1891 में एक महान भारतीय समाज सुधारक और शिक्षावादी लेखक और दार्शनिक थे, जिन्होंने बंगाल पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ये पॉइंट आपको साथीगण याद रखना है।
अगर मैं भारतीय ब्रह्म समाज की बात करूँ ना दोस्तों, तो आपकी केशव चंद्र सेन के द्वारा 1866 में किया था। ये भी पॉइंट साथीगण आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा रहता है कि भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्टित किया गया भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत में आता है, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ तो 112 आर्टिकल में हमारे क्या बोलते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में कहा गया था, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इनसे रिलेटेड अगर बात करूँ ना, तो हमारे संविधान के जो कि आर्टिकल 15 में अनुपूरक अतिरिक्त अनुदान के बारे में हमें आर्टिकल 115 में कहता है, ये भी ध्यान देना है। अगर 114 की बात करूँ तो विनियोग विधेयक के से संबंधित दोस्तों आर्टिकल 114 है। अगर वहीं 113 की बात करूँ तो संसद में अनुमानों के संबंध में प्रक्रिया से संबंधित आर्टिकल 113 है। ये भी आपको साथीगण एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है। अगर दोस्तों आप सबको ये क्लास अगर आपको एक्सप्लेन के साथ अगर अच्छा लग रहा है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है, तो 315 दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीएससी और एसपीएससी से संबंधित आर्टिकल 315 जो दोस्तों आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि एनटीए का अगर मैं गठन की बात करूँ ना, तो ये आपके दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। 2017 में एनटीए का गठन किया गया था और इनका फुल फॉर्म आपके एनटीपीसी में अगर पूछा जाए तो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, जो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा साथीगण आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं वहीं एसएससी की बात करूं तो 26 सितंबर 1977 को इनका नाम बदलकर कर्मचारी चयन आयोग कर दिया था। ये भी पॉइंट साथीगण आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मठ के एक मंदिर में कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं स्थापित की गई, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है, तो मठ के एक मंदिर है ना दोस्तों, तो मठ के एक मंदिर आपके उत्तर प्रदेश में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथीगण। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आप सबको अच्छा लगे ना तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक करना। अगर दोस्तों मैं कनिष्क आया तो कनिष्क से रिलेटेड देखिए दोस्तों, कुजुल कटफिसेस कुषाण वंश का पहला शासक था, बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अगर मैं कनिष्क की बात करूँ तो कुषाण वंश का सबसे अगर मैं प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक की बात करूँ ना तो आपकी कनिष्क था, और कनिष्क आपके बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था, ये भी पॉइंट याद रखना। और कनिष्क ने शक संवत जो आपकी 1878 ईस्वी में लाया था, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि शक संवत कब लाया था, तो 78 ईस्वी में कनिष्क ने लाया था साथीगण। अगर मैं बात करूं कि कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगति हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके कश्मीर में हुआ था, और उनकी अध्यक्षता की बात करूं तो वसुमित्र के द्वारा किया गया था, जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अच्छा, कनिष्क के समय दोस्तों चरक एक बहुत बड़े राजवैद्य चरक था, जिसका चरक संहिता आप सबको मेरे साथीगण को याद होगा कि चरक संहिता जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि चरक के द्वारा लिखा गया था, और चरक आपके कनिष्क के समय आपके राज दरबार के रूप में राजवैद्य के चरक था, ठीक है। अगर कुषाण वंश की राजधानी की बात करूँ तो पुरुषपुर, जिसे पेशावर के नाम से जाना जाता है, और दूसरा आपके मथुरा, ये दो आपकी राजधानी कुषाण वंश से संबंधित है, पहला पुरुषपुर और दूसरा मथुरा, ये दोनों पॉइंट को साथीगण आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों से संबंधित है, दोस्तों आर्टिकल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ई बुक ले रहे हैं दोस्तों तो आप सबके लिए दोस्तों ये समाधान वहीं पे है, हर एक क्वेश्चन वहाँ पे डाला गया, जितना भी क्वेश्चन आप ये देख रहे हो ना दोस्तों, हर एक क्वेश्चन आपको उस ई बुक में मिलेगा, ठीक है। कुछ नहीं दोस्तों, 21 रुपया ले रहा हूँ, कोई ज़्यादा नहीं है, हार्ड कॉपी में दोस्तों नहीं है, ठीक है, क्योंकि 20 रुपया 21 रुपये में हार्ड कॉपी कहाँ से मिलेगा, तो इसलिए बहुत लोग पूछता है कि हार्ड कॉपी है ऐसी है, तो दोस्तों हार्ड कॉपी नहीं, PDF फॉर्मेट में आपको दूंगा, हर एक क्वेश्चन को पूरे HD के साथ बनाया गया, ठीक है। अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूँ 214 में आपके राज्यों के उच्च न्यायालय से संबंधित है साथीगण, आपको याद रखना है। अगर मैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 की बात करूं तो कानून बनाने की अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित आर्टिकल 248 है। अगर दोस्तों मैं आर्टिकल 188 की बात करूं तो भारत के संविधान का एक हिस्सा है, जो राज्य विधानसभा या विधान परिषद सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेने की संबंधित आर्टिकल 188 है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि 148 जो है ना, सो भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक से बारे में आर्टिकल 148 से साथीगण, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत की 2011 जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का उच्चतम लिंगानुपात कौन से राज्य में स्थित है? तो ये केरल आ जाएगा। और केरल से रिलेटेड दोस्तों आपकी साक्षरता दर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो सबसे ज़्यादा अगर मैं साक्षरता की बात करूँ तो ये केरल आ जाएगा। और वहीं मगर सबसे कम की बात करूँ साक्षरता ना, तो वहीं बिहार आ जाएगा। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है और इस क्वेश्चन का आंसर आपके केरल आ जाएगा। और केरल से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं जनगणना से कुछ इंपॉर्टेंट बात करूं कि भारत की जनगणना 1872 में पहली बार हुआ था। और अगर मैं बात करूं 1881 में लॉर्ड रिपन के समय नियमित हुआ था। अनियमित पूछे तो 1872 में हुआ था। और नियमित अगर मैं बात करूं तो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। अगर 2011 जनगणना की अगर मैं बात करूं तो ये 15वीं जनगणना था। और इनका थीम भी कई बार पूछा जाता है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं कि संगठनात्मक संरचना भारत में जनगणना एक संघीय विषय है। और आर्टिकल 246 में हमारे संविधान में जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है कि जनगणना से संबंधित कौन से आर्टिकल है। तो 246 आर्टिकल है साथीगण, आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि 2008 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पंडित भीमसेन जोशी ख्याल गायन के लिए लोकप्रिय थे। और वह पूछ रखा है कि पंडित भीमसेन जोशी कौन से घराने से संबंधित है। और ये क्वेश्चन ए फिक्स है दोस्तों, हर एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किराना घराने से संबंधित पंडित भीमसेन जोशी साथीगण आपको याद रखना है। लेकिन जितने भी दोस्तों घराने से क्वेश्चन अभी ये चर्चा करते हैं। अगर मैं ग्वालियर घराने से अगर बात करूँ ना दोस्तों, तो ग्वालियर घराने से हद्दू खां आ जाएगा, हस्सू खां आ जाएगा, नत्थू खां आ जाएगा, बाल कृष्ण बुआ आ जाएगा दोस्तों, विष्णु दिगंबर पुरस्कार आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ दोस्तों आपके शंकर पंडित आ जाएगा, राजा भैया आ जाएगा। हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में ग्वालियर घराने से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अगर मैं किराने घराना से बात करूँ तो उस्ताद अब्दुल करीम खान आ जाएगा, उस्ताद अब्दुल वहीद खान आ जाएगा, गंगूबाई हंगल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, भीमसेन जोशी आपकी किराना घराना से बहुत इंपॉर्टेंट है, हीराबाई बड़ौदकर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने भी दोस्तों मैं क्वेश्चन लाता हूँ ना आपकी एग्जाम ओरिएंटेड दोस्तों, और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन पटियाला घराने के संस्थापक संबंधित है। तो बड़े गुलाम अली खान ये पटियाला घराने से संबंधित है, बहुत बड़े नाम है साथीगण। अगर मैं आगरा घराने के कुछ इंपॉर्टेंट कलाकार की बात करूं तो फैयाज खान बहुत इंपॉर्टेंट है, उस्ताद विलायत हुसैन खान बहुत इंपॉर्टेंट है, उस्ताद शराफत हुसैन खान और उस्ताद विजय किचुल शामिल। ये बहुत बड़े बड़े नाम आपके आगरा घराने से दोस्तों आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन कि भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी कौन था जिसे प्राचीन स्थल सांची के संरक्षण के लिए धन उपलब्ध कराया था? तो चांद बीबी, मरियम उज जमानी, रजिया सुल्तान और सुल्तान जौहर बेगम। तो इस क्वेश्चन का आंसर सुल्तान जौहर बेगम इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आइए कुछ रजिया सुल्तान से आपके एग्जाम में क्या क्या पूछा गया था चर्चा करते हैं। रजिया सुल्तान, जिसे रजिया सुल्तान के नाम से जाना जाता है, और दिल्ली सल्तनत की पहली एकमात्र महिला शासक के रूप में जो 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया था। और रजिया सुल्तान के पिता जो कि इल्तुतमिश हुआ था, और आपके गुलाम वंश के शासक आपके इल्तुतमिश के रूप में भी जाना जाता है। ये भी पॉइंट आपको साथीगण याद रखना है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि 1851 में निम्नलिखित में से किसने अवध राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी, और ये किसके रूप में वर्णित किया था? और ये दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो इस क्वेश्चन का लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में जितने भी ये वॉरेन हेस्टिंग है, रॉबर्ट क्लाइव है, विलियम बेंटिंग आ जाएगा, लॉर्ड डलहौजी आ जाएगा। इनसे दोस्तों जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था आइए चर्चा करते हैं। अगर मैं बात करूं कि वॉरेन हेस्टिंग भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व था, जो 1773 से लेकर 1785 तक बंगाल के गवर्नर जनरल और फिर भारत के पहले गवर्नर जनरल बना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको साथीगण याद रखना है। वॉरेन हेस्टिंग का सबसे पहला मुख्य कार्य यह था कि उन्होंने बंगाल की दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट साथीगण आपको याद रखना है। उसी तरह से लॉर्ड विलियम बेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि भारत के पहले गवर्नर जनरल जिन्होंने 1828 से लेकर 1835 तक शासन किया था, और उन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने और अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम बनाने जैसे सामाजिक सुधारों के लिए जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा का मैं उन्मूलन की बात करूँ तो 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित किया, और वहीं ठगी का दमन किया, और उन्होंने ठगी के गिरोहों को खत्म करने के लिए भी अभियान चलाया था। इसी के साथ दोस्तों लॉर्ड डलहौजी भी बहुत इंपॉर्टेंट 1848 से लेकर 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल था, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए, जिसमें रेलवे हो गया, डाक हो गया, तार सेवा आ जाएगा, इन सभी के विकास किया था दोस्तों। और इन्होंने ही व्यक्तिगत
व्यापकगत व्यापकगत नीति जिसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता है, और ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो नीति है ना, सब किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जो फॉल है ना, एंजल फॉल्स, ये कहाँ पे है? तो इस क्वेश्चन का आपके वेनेजुला आ जाएगा, साथ ही आपको याद रखना है। लेकिन दोस्तों आइए जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट आपके जलप्रपात है चर्चा करते हैं। अगर मैं जॉब जलप्रपात की बात करूँ तो ये भारत के कर्नाटक स्थित में है, और इसे गौरसोप्पा जलप्रपात और महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। अगर मैं धुआंधार जलप्रपात की बात करूँ तो ये मध्य प्रदेश में है, और यह नर्मदा नदी पे स्थित है। ये भी पॉइंट साथीगण आपको याद रखना है। अगर मैं चित्रकूट जलप्रपात की बात करूँ तो ये छत्तीसगढ़ में है, और यह इंद्रावती नदी पे स्थित है। अगर मैं हुंडरू जलप्रपात की बात करूँ तो ये झारखंड में, और यह स्वर्ण रेखा नदी पे स्थित है। अगर मैं कोकलता जलप्रपात की बात करूँ तो ये बिहार या नवादा जिले में स्थित है। दोस्तों ये जितने भी पाँच आपके हैं ना, पांच दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट जलप्रपात है दोस्तों, आपको याद रखना है कौन से जलप्रपात कौन से नदी पर कौन से राज्य में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको साथीगण याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर आपके लूनी आ जाएगा। दोस्तों हमेशा आपके एग्जाम में सहायक नदी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर मैं चंबल की कुछ सहायक नदी की बात करूँ तो इसमें से दोस्तों सिपरा, काली सिंधी आ जाएगा, पार्वती आ जाएगा, ये आपके चंबल नदी के कुछ सहायक नदी है। वहीं अगर मैं लूनी नदी की सहायक नदी की बात करूँ तो जवाई, सुकरी, बांडी, खारी, मिठडी आ जाएगा, लिलडी आ जाएगा, गुहिया आ जाएगा, ये आपके लूनी नदी के सहायक नदी। तो ये भी पॉइंट साथी का आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? हमेशा आपके एग्जाम में दोस्तों सेंसस से क्वेश्चन पूछा जाता है, और पंजाब इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये सारा का सारा दोस्तों क्वेश्चन ई बुक में डाला गया आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मुझे पता है आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट ये सारा का सारा टॉपिक है, ठीक है। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने वाद्य यंत्र को कितने समूह में बांटा था? तो ये अगर मैं बात करूँ तो 4 समूह में बांटा गया था। साथीगण आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा भरत मुनि से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। जवाहरलाल नेहरू पत्तन निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, नवी मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पत्तन स्थित है। लेकिन दोस्तों जितने भी बंदरगाह आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आइए चर्चा करते हैं। अगर मैं बात करूँ कलकत्ता जो बंदरगाह है ना, सो पश्चिमी बंगाल में स्थित है। अगर मैं पारादीप बंदरगाह की बात करूँ तो आपकी ओडिशा में है। विशाखापत्तनम बंदरगाह आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। चेन्नई बंदरगाह आपके तमिलनाडु में है। तूतीकोरम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु में है। एनोर बंदरगाह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु में है। और पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह दोस्तों ये आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। ये भी दोस्तों साथीगण आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि सतरिया नृत्य के महान वैष्णव संत और असम के सुधारक महापुरुष श्री शंकर देव द्वारा इसे कब स्थापित किया गया था? तो दोस्तों सतरिया जो है ना, सो बहुत इंपॉर्टेंट है, 15वीं शताब्दी में किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2000 ईस्वी में इसे श्रीमंत शंकर देव के द्वारा सबसे नवीनतम आपके जो कि क्लासिकल डांस में से जोड़ा गया था। अगर दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट अगर कलाकार की बात करूँ ना, तो इसमें से दोस्तों गुरु जतिन गोस्वामी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं दोस्तों मणिक बरब्यान की बात करूँ, ये भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ शारदीप सेकिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और डॉक्टर भूपेन हजारिका, ये बहुत बड़े बड़े नाम है आपके सतरिया से संबंधित दोस्तों, आपको याद रखना है। तो साथीगण आप सबको क्लास कैसा लगा? अगर दोस्तों क्वेश्चन के साथ अगर एक्सप्लेनेशन अगर आप सबको अच्छा लगा होगा तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करना। और दोस्तों अगर आपको इसी तरीके से क्लास चाहिए दोस्तों तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक करना और वीडियो को शेयर भी जरूर करना, ठीक है। और साथ ही चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच, आप सभी मेरे साथीगण का थैंक यू सो मच।